सो बेटे टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स। सबसे पहला जो ट्रेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेडियाई। ठीक है, पहली बात रेडियाई क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक एटम है, दिस इज एटम, यहां पर इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके बैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके बैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई। अगर ये न्यूट्रल एटम है, अगर ये आपका न्यूट्रल एटम है तो हम इसको बोलेंगे सिंपल एटॉमिक रेडियाई। सही है। लेकिन बच्चे अगर हुआ कोई आयन, आयन मतलब या तो क्या होगा, कैटाइन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होएगा, पॉजिटिव, और या तो होएगा एनाइन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होएगा, नेगेटिव चार्ज होएगा। अगर कैटाइन के रेडियस की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटाइनिक रेडियाई। क्या बोलेंगे, कैटाइनिक रेडियाई। गॉट इट। और अगर एनाइन के रेडियाई की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइनिक रेडियाई। बोलो, बात समझ में आई। क्या होता है बच्चे रेडियाई, न्यूक्लियस से लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेडियाई। ओके, अब बात करेंगे कि ये जो रेडियाई है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कब ये छोटा हो जाएगा, कब ये बड़ा हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाने पे क्या होगा। ठीक है बच्चे, एक जनरल ट्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं, लाइक बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि शेल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि जैसे आप बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1, इसमें हो जाएगा 2p2, इसमें हो जाएगा 2p3, देन 2p4, देन 2p5 एंड देन 2p6। शेल जो है वो क्या रह रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो अब होगा क्या, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो राइट की तरफ जाने पे शेल नंबर सेम रहता है, और उसके साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ना बेटे अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताना। अगर हम बोरान की बात करेंगे तो इसमें 2p1 था, तो इसमें क्या होगा 3p1, इसमें क्या होगा 4p1, इसमें क्या होगा 5p1, और इसमें क्या होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हर बार एक नया शेल ऐड हो जाता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे शेल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, ओके, वेरी गुड। अब इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियाई हैं इनकी ना बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है बच्चे, ये जो आपके पास रेडियाई है इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। पहले तो आप रेडियाई की डेफिनेशन लिखिए। हाँ, यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, अगर ये आपका एटम है और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, मैंने आपको क्या बोला, रेडियाई क्या होता है, सेंटर से लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। अब यहां पे देखो, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कहां पे, प्रॉब्लम ये है, हम बोल रहे हैं यहां पे है, तो हम तो उसको एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमें पता चल पा रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं की जा सकती। प्रैक्टिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर ना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, मतलब ये जो ऑर्बिटल है कोई एक इतनी सी जगह पे लिमिटेड नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की कोई बाउंड्री नहीं है, ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री नहीं है। यहां पर पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, ऐसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, बट होगा। सो अब न्यूक्लियस से लेके, मैंने बोला था कि रेडियाई क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। कहां पे होगा वो इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, तो इतना सा भी रेडियाई हो सकता है, इतना सा भी इधर भी हो सकता है रेडियाई, ये भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है ना इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कहां तक है,
समझ में आ रही है बच्चे बात? तो रेडियाई को हम इतनी सिंपली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताते तो हैं न्यूक्लियस से लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे है वो पता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा उसकी बाउंड्री कभी खत्म नहीं हो रही। बात समझ में आ गई बच्चे? इसीलिए रेडियाई को डिफरेंट मेथड से पढ़ा जाता है, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, मैं पहली बात करूंगा, सबसे पहला वाला जो है रेडियाई, दैट इज कोवलेंट रेडियाई। कौन सा? कोवलेंट रेडियाई। अब इसको समझते हैं कि कोवलेंट रेडियाई क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो ये मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है, ये है 2 8 7, इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा क्लोरीन हो गया, इसके भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे शेयर कर लेगा और ये वाला क्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा, दोनों में 8 8 हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अब मैं एक काम करता हूं, ये आपके पास पहला क्लोरीन का एटम था और ये दूसरा क्लोरीन का एटम था, समझ में आया? ये भी क्लोरीन है और ये भी क्या है? इन दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक एक म्यूचुअली, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए से। समझ में आया? ये जो ओवरलैप्ड एरिया आया ना, दिस ओवरलैप्ड एरिया इज रिस्पॉन्सिबल, दिस ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितनी अच्छी ये ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मुझे बताओ ये दोनों क्लोरीन एटम आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े? कोवलेंट बॉन्ड्स। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ध्यान से देखना, दोनों के सेंटर मैंने आपको दिखा दिए। अब अगर मैं इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करवा लूं ऐसे, इस चीज को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर आप इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लें, हाफ, इतना सा, नाउ दिस इज नोन एज कोवलेंट रेडियाई। बात समझ में आई बच्चे? क्या होता है कोवलेंट रेडियाई? जब दो एटम्स कैसे जुड़ जाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ जाते हैं। दोनों के सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर लें, वो क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम क्या कर लें? हाफ कर लें, तो वो क्या बन जाता है? कोवलेंट रेडियाई बन जाता है। समझ में आया? तो कोवलेंट रेडियाई की डेफिनेशन फिर क्या होगी बच्चे, जल्दी बताना? इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर distance when two atom bonded by covalent bond। जब दो एटम कोवलेंटली बॉन्ड हो जाएंगे तो उनके जो सेंटर को ज्वाइन करवाओगे आप लोग, वो क्या बनेगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उसका हाफ अगर आप लोग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? सबको क्लियर है? ओके, अगर मैं बताऊं यहां पे एग्जांपल, क्लोरीन की एग्जांपल बोलूं, तो क्लोरीन के केस में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.99 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? तो उसको हाफ कर लेंगे अगर हम, तो वो क्या बन जाएगा? कोवलेंट रेडियाई बन जाएगा। ठीक है, बाद में इसके एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। पहले बताओ आपको कोवलेंट रेडियाई समझ में आया? क्या होता है बच्चे कोवलेंट रेडियाई? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताओ क्या है। दो एटम है, कैसे बॉन्डेड हैं? कोवलेंटली। दोनों के सेंटर को आपने ज्वाइन करा लिया, क्या बन गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लिया? हाफ कर लिया, तो वो क्या बन गया? कोवलेंट रेडियाई। ठीक है बच्चे, अब मैं बात करता हूं सेकंड रेडियाई की। रजिस्टर कहां रखा बच्चे? सेकंड इज वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस के लिए देखा जाता है। किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए देखा जाता है। ठीक है, देखो ये आपके पास एक एटम है, ध्यान से देखो, पहले समझ लो इसको। ये आपके पास एक एटम है, ये दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गया। से ये क्या था?
क्लोरीन और ये भी क्या था, क्लोरीन। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। अब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल और भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे नोबल गैसेज भी हो सकती है, मैं क्लोरीन की हेल्प से आपको समझा रहा हूं कि क्या होगा ये। अब हमने यहां पर एक और मॉलिक्यूल बना लिया, ये भी कैसे जुड़े हैं, कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। से ये एटम आपका ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी है। समझ में आ गई बच्चे बात। अब ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है। अब इसके सेंटर और इसके सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, इसके और इसके सेंटर को अगर हम लोग क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, ये नॉन बॉन्डेड एटम है। ये कौन से एटम है, नॉन बॉन्डेड। इसका अगर हम लोग हाफ कर दें तो ये आपका कौन सा डिस्टेंस बन जाता है, वैन डर वाल रेडियस। क्या बन जाता है, वैन डर वाल रेडियस। समझ में आया। फिर से बता रहा हूं क्या हुआ। ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब कोवलेंटली बॉन्डेड दो एटम है, ये भी कोवलेंटली बॉन्डेड दो एटम है। इस मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एक एटम से, जो आपस में नॉन बॉन्डेड, आपस में जुड़े नहीं है, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को जब आप ज्वाइन करवाओगे, उसका हाफ जब आप ले लोगे, वो क्या बन जाएगा, वैन डर वाल रेडियस बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस ज्यादा होगा या ये वाला रेडियस ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा। तो याद रखना, वैन डर वाल रेडियस जो है वो लार्जर होते हैं और कोवलेंट रेडियस जो है वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। समझ में आ गया बच्चे आपको। ये दोनों एटम आपस में बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है। और ये दोनों, पहले एक पूरा मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल का एक एटम और इस मॉलिक्यूल का एक एटम, ये हो गए दो नॉन बॉन्डेड एटम। तो जब आप दो नॉन बॉन्डेड एटम के रेडियस को, सेंटर को ज्वाइन करवाते हो, तो उसका हाफ जो होता है वो क्या होता है, वैन डर वाल रेडियस होता है। समझ में आया। इसको जल्दी से ड्रॉ करो। किसी को पता मेटालिक रेडियस क्या होगा, थोड़ा आइडिया लगाओ। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस बेटे जब भी मेटल जुड़ते हैं ना, लाइक मैं कॉपर की एग्जांपल लेता हूं, ये कॉपर के एटम जब भी आपस में लिंक होंगे तो ओवरलैप नहीं होंगे, बस एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे, टाइटली पैक्ड, ओवरलैप नहीं हुए, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। और ये पैकिंग बहुत सारे तरीकों से होती है। ये मान लीजिए कॉपर के एटम है सारे के सारे, ये भी कॉपर का एटम है और ये भी कॉपर का एटम है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका अगर आप लोग क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, कितना हुआ वो, इधर तक। कैसे कोवलेंट रेडियस, यहां पर तो कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, एटम म्यूचुअली ओवरलैप होते थे, ये ओवरलैप्ड एरिया होता है उसमें। यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, बस एटम एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो ये भी मेटल का एटम है, ये भी मेटल का एटम है, आपस में जैसे क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो इसका जो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये आपका मेटल कॉपर हो, तो वो होता है 256 पाइकोमीटर। कितना होता है, 256 पाइकोमीटर। और इसका हाफ अगर आप कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मेटालिक रेडियस बन जाएगा। मेटालिक रेडियस बताओ बच्चे, मेटालिक रेडियस कितना आएगा, 128 पाइकोमीटर। समझ में आया आपको क्या होता है मेटालिक रेडियस, पाइकोमीटर। जो यूनिट कन्वर्ट कर लो आप, आपका मन है जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। मुझे बताना बच्चे क्या होता है मेटालिक रेडियस। ये मेटालिक रेडियस की बात हो रही है, मेटालिक रेडियस। जब कभी भी मेटल की पैकिंग देखते हो ना आप, आपको पता है मेटल्स आर सॉलिड्स, दे आर हार्ड, दे पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बट दे डजंट ओवरलैप। वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, वो जस्ट टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो एक एटम और दूसरा एटम, मैं यहां पर सिर्फ दो ही एटम बना के दिखाता हूं आपको। ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है, ये जस्ट यहां पे क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका अगर आप क्या कर दो, ये पूरा डिस्टेंस कितना था कॉपर के केस में, 256 पाइकोमीटर, और इसका अगर आप हाफ कर दो तो ये क्या बन जाएगा, मेटालिक रेडियस। और यहां पर वो कितना होगा बच्चे, 128 पाइकोमीटर। समझ में आया आपको। अब एक इन तीनों को रिलेट करवाते हैं, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, वैन डर वाल रेडियस, है ना। वैन डर वाल रेडियस में पता कैसा था, ये दो एटम है कोवलेंटली बॉन्डेड है। देखो तीनों रेडियस को एक साथ पढ़ते हैं, तीनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले वाला कोवलेंट बताओ कैसा था, ये एटम
और ये एटम दूसरा, इसमें क्या हुआ था, ओवरलैप। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको क्या बोलते थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्लोरीन की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना था, जल्दी बताना। अभी तो लिखाया आपको, कितना, 198 पाइकोमीटर था क्लोरीन के केस में, अभी तो लिखाया। कोवलेंट रेडियई, इसको अगर आप हाफ कर दो मतलब इतना, तो ये क्या बन गया, कोवलेंट रेडियई। कितना आया आंसर, 99 पाइकोमीटर। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर दो एटम आपस में क्या हुए, ओवरलैप हुए हैं, तो मतलब कुछ एरिया कॉमन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेटालिक रेडियई की। मेटालिक रेडियई में ना दो एटम आपस में ओवरलैप नहीं हुए, जस्ट एक दूसरे के साथ क्या हुए, टच हुए। यहां से लेके इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोला मैंने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और कॉपर मेटल मैंने लिया था, कितना था ये डिस्टेंस, 256 पाइकोमीटर था। इसको अगर आप लोग हाफ कर दो तो बेटू ये क्या बन जाएगा, मेटालिक रेडियई। कितना आएगा ये, 128 पाइकोमीटर। क्लियर हुआ। और तीसरा कौन सा था, वैन डर वाल रेडियई। वो कैसे था, एक मॉलिक्यूल था जो कि कैसे बॉन्डेड है, कोवलेंटली। एक और मॉलिक्यूल है, इधर बना लूं, एक और मॉलिक्यूल है जो कि कैसे बॉन्डेड है, कोवलेंटली। इन दोनों के नॉन बॉन्डेड एटम, ये वाला और ये वाला, इसके सेंटर से इसके सेंटर को अगर मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। और इसका क्या करना था आपको, हाफ करना था। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है, वैन डर वाल रेडियई, वैन डर वाल रेडियई। कितना था ये पूरा डिस्टेंस क्लोरीन के केस में, 360 पाइकोमीटर, और इसका हाफ कितना हो गया, 180 पाइकोमीटर। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। अब करो कंपेयर, तीनों में बताओ कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है। देखो इसमें एटम दूर दूर है, उसका आधा लिया गया, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें एटम जस्ट क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, और इसमें क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। अंडरस्टूड है, ओवरलैप वाले में सबसे कम आएगा। क्या ऑर्डर बना बताओ, सबसे पहले वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक, और उसके बाद कोवलेंट। दिस इज द ऑर्डर फॉर द रेडियई। सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से। और एक और बात, क्या हम कभी कोवलेंट रेडियई को वैन डर वाल रेडियई से कंपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है, क्या हम कभी कोवलेंट रेडियई को वैन डर वाल रेडियई से कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रीजन बताऊं क्या, ये प्रैक्टिकली एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है, दिस इज प्रैक्टिकली इमेजिनरी लाइन, लाइक समझ में आया। ये तो है, यहां पर तो होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये अगर क्लोरीन के एटम्स हैं तो ये वापस से कितना होगा, 198, और इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा, 99। बेटे वो तो कोवलेंट रेडियई हुआ ना, इधर तो कोवलेंट रेडियई, इधर तो, लेकिन जो नॉन बॉन्डेड एटम है उसका हाफ किया आपने। समझ में आया। याद रखना, हम लोग कोवलेंट रेडियई को कंपेयर नहीं करते हैं किसके साथ, वैन डर वाल रेडियई के साथ, क्योंकि ये जनरली सिर्फ नोबल गैसेस के लिए देखा जाता है, और ये तो हर एक एटम जो कि कोवलेंट बॉन्डेड होगा उसके लिए देखा जाएगा। सबको समझ में आई, तीन टाइप के रेडियई, पक्का, ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक। ये मैं मिटा रहा हूं, हाँ, मेटालिक को कोवलेंट के साथ आप कंपेयर, ऐसे जनरल पूछा जाएगा कि कौन सा रेडियई बड़ा होता है, फिर आप ऐसे बता सकते हो वैन डर वाल रेडियई। बट ये तीनों बॉन्ड अलग अलग टाइप की है ना, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि एक एटम ये है, इसका कोवलेंट रेडियई इतना है, ये दूसरा एटम है, इसका कोवलेंट रेडियई इतना है। कोवलेंट को कोवलेंट के साथ कंपेयर करो, दो मॉलिक्यूल में किसमें रेडियई ज्यादा होगा। ये तीनों बॉन्ड्स अलग अलग टाइप की हैं, समझ में आया। मिटा दूं इसको मैं, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और उनके रेडियई की बात होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और उनके रेडियई की बात होगी, ये समझ में आ गया आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एटम्स, ये डिफरेंट एटम्स होंगे, एटम्स हैविंग सेम नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लाइक मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मैंने 3 नेगेटिव कर दिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता जाता हूं। कितने आएंगे बच्चे 10। पता चला कैसे 10 आए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होने थे, लेकिन 3 नेगेटिव की वजह से 3 ऐड हो गए, तो कितने हो गए 10। अब अगला एलिमेंट ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन, इसके ऊपर मैंने चार्ज बना दिया 2 नेगेटिव। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने थे 8, लेकिन 2 नेगेटिव की वजह से कितने हो गए 10। फिर मैंने लिखा फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, -1 की वजह से कितने हो गए। फिर मैंने ले लिया नियॉन, न्यूट्रल रखा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे। फिर आगे सोडियम कितना होता है, लेकिन इसको मैंने प्लस कर दिया, एक कम हो गया, कितने हो गए 10। देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 12, तो कितने इलेक्ट्रॉन 10। देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 13, बट होंगे कितने 10। तो ये सारे कौन से एटम हैं, ये सारे एटम्स कौन से हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, समझ में आ रही है बच्चे बात। अब इनमें से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा और सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा, समझ में आ रही है बच्चे बात। हम कैसे निकालेंगे वो समझो पहले। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में हमें रेडियस निकालना हो अगर, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है बच्चे वो देखो, रेडियस अगर आपको निकालना है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Z अपॉन E। क्या फॉर्मूला है, E स्मॉल लिखो, Z अपॉन E। Z है एटॉमिक नंबर और E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। अब बताओ नाइट्रोजन के केस में कितना एटॉमिक नंबर था इसका 7 और इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, आ जाओ इसमें 8 अपॉन 10, आ जाओ इसमें 9 अपॉन 10, इसमें 10 अपॉन 10, यहां पर 11 अपॉन 10, यहां पर 12 अपॉन 10 और यहां पर 13 अपॉन 10। समझ में आया। अब आप सारे के सबके आंसर्स लिखो, कितना आएगा 0.7, 0.8, 0.9, 1 आएगा, 1.1, 1.2, 1.3। सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा Z अपॉन E किसमें आया, तो याद रखेंगे जिसमें Z अपॉन E की वैल्यू सबसे कम होगी उसका साइज सबसे बड़ा होगा, उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने, जिसका Z अपॉन E का वैल्यू क्या होगा, Z अपॉन E का वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी होगी उसमें साइज जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर Z अपॉन E की वैल्यू स्मॉलर हुई तो उसका साइज जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। समझ में आ गया। बताओ बच्चे सबसे छोटा साइज किसका, किसका, नाइट्रोजन का। अभी क्या बता रहा हूं कहानी वहां पे, सोए हो क्या, जग जाओ। कितना आएगा, इसका कितना Z अपॉन E वैल्यू 0.7 और इसका कितना Z अपॉन E वैल्यू, समझ में आया। तो जिसका Z अपॉन E वैल्यू सबसे बड़ी उसका साइज सबसे, तो इसका साइज जो है वो सबसे स्मॉल होगा और इसका साइज जो है वो सबसे लार्ज होगा। क्या ऑर्डर आया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग बने हैं सारे। ठीक है, तो साइज का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा इसका है, तो ये वाला साइन लगा दीजिए बीच में। सबको समझ में आया आपको। इसमें कैटाइन भी है और इसमें एनाइन भी है या नहीं, इसमें एनाइन भी है, इसमें कैटाइन भी है और इसमें न्यूट्रल एटम भी है। अब एक बार ध्यान से देखो, तो इसका मतलब एनाइन का साइज बड़ा होता है, कैटाइन का साइज छोटा होता है। समझ में आया। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में ये न्यूट्रल एटम है, तो कैटाइन का साइज इससे क्या है, छोटा, और एनाइन का साइज इससे क्या है, बड़ा। लेकिन ये एटम क्या थे, डिफरेंट एटम थे ना, एटम क्या थे, डिफरेंट, और लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सेम। समझ में आया। अब अगर आपके पास सेम एटम हो, एटम क्या हो, सेम, और उनमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो, तो उसमें साइज कैसे निकालेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने यहां पर लिखा Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, यहां पर क्या बताया था मैंने आपको, एनाइन का साइज बड़ा, कैटाइन का साइज किससे, न्यूट्रल एटम से। यहां पर भी वही रूल लगा दो। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर,
तो Cl नेगेटिव एनाइन है, इसका साइज सबसे बड़ा, कैटाइन का साइज सबसे, और इंटरमीडिएट कौन रहेगा, न्यूट्रल एटम। तो ऑर्डर क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर, Cl नेगेटिव देन Cl देन Cl पॉजिटिव। क्या आप इसके लिए Z/E लगा सकते थे, लगा के देखो, Z/E। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ना 17 होता है, कितना होता है 17, तो यहां पर कितना आएगा 17/17, यहां पर 17/16, और यहां पर 17/18 है ना। तो 17/17 कितना होता है 1। ये मैंने इसके लिए लिखा है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, इसके लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, एक मिनट इसको मिटा रहा हूं। अब लिखो, न्यूट्रल है तो 17/17, एटॉमिक नंबर तो सबका 17 ही है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, एक कम कर दो 16, एक बढ़ा दो कितना आएगा 18। किसमें आई सबसे कम वैल्यू, इसमें आएगी, फिर ये आएगा या ये आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए तो 1 आया ना, इसके लिए कितना आएगा 1 पॉइंट ग्रेटर देन 1, और ये लेस देन 1 आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये, तो इसका साइज सबसे बड़ा, फिर 1 और फिर ये। क्लियर हो गया बच्चे। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। इसके साइज को हम लोग बोलेंगे, इसके साइज को हम लोग बोलेंगे एनाइनिक रेडियाई, इसके साइज को हम लोग बोलेंगे कैटाइनिक रेडियाई, और ये तो आपको एटॉमिक रेडियाई। समझ में आ गया बच्चे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कोवलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, सबको क्लियर हो गया। और मैंने आपको आइंस का रेडियाई कैसे निकालते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, वो सिखाया। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताना, ठीक है। Which one of the following Mg and Mg2 positive, Al and Al3 positive, Mg and Mg2 positive, Al and Al3 positive, ठीक है। आपने मुझे बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेडियाई, जल्दी से, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेडियाई करो इसको सॉल्व, कितना आएगा आंसर। पहले इन दो को कंपेयर करना है, फिर इन दो को कंपेयर करना है, अलग अलग है। Mg2 पॉजिटिव बड़ा होगा। क्या कर रहे हो आप बच्चे, Z/E लगाओ, Z/E लगाओ ना, कितना आएगा इसमें 12/12, कितना आया 1, और यहां पर 12/10 कितना आया 1.2, और इसमें 1 था, इसमें 1.2 था। किसमें इसमें स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू किसमें आई, पहले वाले में, तो इसका साइज क्या होगा बड़ा, और इसका साइज क्या होगा। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कैटाइन का साइज स्मॉल होता है, बताया था ना, और एनाइन का बड़ा होता है। वैसे इसमें एनाइन कोई है नहीं, तो न्यूट्रल एटम होगा। इसका आंसर भी आपको पता चल ही गया होगा। तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा बड़ा, और नॉर्मल का। क्लियर हो गया बच्चे। इसमें भी आप Z/E लगा सकते थे, 13/13 कितना आया 1, और इसमें 13/10, आंसर इज 1.3। तो जिसमें Z/E बड़ा है उसका साइज स्मॉल होगा। क्लियर हुआ बच्चे, वेरी गुड। क्लियर है, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अभी कौन सी क्लास है आपकी।